सन 1000 ईस्वी में एक गगनचुंबी विशाल गुंबद बनाया जा रहा था। खोदे गए गड्ढों में मूर्तियां स्थापित करने के लिए अपने अपने औजार लेकर सभी नर नारी तैयार थे। मंदिर निर्माताओं, राजमिस्त्रियों, शिल्पकारों एवं मूर्तिकारों का दल राजराजेश्वरम मंदिर के परिसर में जमा था। मूर्तियां तराशी जा रही थी। छेनियों की आवाज सुनकर एक आदमी मंदिर के उबड़ खाबड़ फर्श पर टहलने लगा। साधारण सी धोती पहने उस नए आदमी को कोई भी पहचान न सका। दोपहर की धूप से बचने के लिए उसने अपने सिर पर एक अंगोछा डाल रखा था। दोपहर के बाद सभी लोग भोजन करने चले गए, मगर वह नवागंतुक चुपचाप खड़ा होकर मंदिर की सुंदरता निहार रहा था। महादेवन वहां का प्रधान शिल्पी था। सारे मंदिर निर्माण कार्य उसी की देख रेख में हो रहे थे। उसने नवागंतुक से पूछा, महाराज आप? महादेव ने उस नवागंतुक को पहचान लिया था। वह वहां का नया राजा राजराजा चोज था। राजराजा चोज ने कहा, हाँ महादेवन, मैं ही हूँ। मैं यहाँ देखने आया हूँ कि मंदिर का निर्माण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। यह सुनकर वह अनुभवी शिल्पी मुस्कुराने लगा, मगर उसने राजा की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा। फिर महादेवन के साथ साथ राजा पूरे मंदिर परिसर को घूम घूम कर देखने लगा। राजा ने आधे अधूरे बने मंडपम को भी देखा। प्रधान शिल्पी ने राजा से पूछा, महाराज आपको कुछ और भी देखने की इच्छा है? राजा ने कहा, अवश्य, मैं उत्कीर्ण लेखों का स्थान देखना चाहता हूँ। महादेवन ने कहा, आइए, उत्कीर्ण लेखों का स्थान देखने के लिए हम उस तरफ चलते हैं महाराज। फिर राजा प्रधान शिल्पी के साथ उसके द्वारा बताए गए स्थान की तरफ जाने लगा। देश के विभिन्न भागों से आई हुई लकड़ियों एवं अनाजों की बोरियों को देखते हुए राजा ने कहा, मंदिर निर्माण में साम्राज्य के हर क्षेत्र का योगदान है। मंदिर निर्माण की कुछ सामग्रियां श्रीलंका से भी आई हैं। प्रधान शिल्पी ने कहा, हाँ महाराज, हर काम आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। फिर उसने राजा को भीतरी मंदिरों को घेरने वाली पत्थर की बनी दीवारें दिखलाईं, जिन पर कुछ शिल्पकार महान राजाओं और रानियों के नाम उत्कीर्ण कर रहे थे। एक शिल्पी ने नामों की पूरी सूची भी दिखलाई। तभी राजा ने पूछा, तुमने मेरी बहन कुंदवी देवी का नाम उत्कीर्ण करने की जगह तय कर ली है? महादेव ने झट से जवाब दिया, हाँ महाराज। महाराज की बड़ी बहन का नाम महारानी दंती शक्ति विदंकी के ठीक बाद में उत्कीर्ण किया जाएगा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं महादेवन, मैं आपको थोड़ी देर में सोचकर बताता हूँ कि मेरी बहन का नाम कहाँ उत्कीर्ण किया जाए। यह कहकर राजराजा चोज चमकती हुई दीवारों को एकटक देखते देखते पुरानी यादों सन 1969 ईस्वी में हो गया। सबसे छोटा राजकुमार राजराजा चोज अनिमोजी वर्मन अपने बड़े भाई की मौत पर बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसके भाई को अपने ही रिश्तेदारों ने मार डाला था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजपाट पाने के लिए लोग अपने ही रिश्तेदारों का खून क्यों कर देते हैं। उसने धीमी आवाज में रोते रोते कहा, सत्ता पाने के लिए कोई अपने ही भाई को कैसे मार देता है? उसकी बहन कुंदवी देवी ने जवाब दिया, मेरे भाई, ऐसा अक्सर होता आया है। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि अपने वंश में भी ऐसा कुछ होगा, मगर भाई, हम लोग भी सुंदर चोज के वंशज हैं, इसलिए हमारे दुश्मनों के गंदे इरादों हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर अपने सभी देशवासियों की सुरक्षा करेंगे। कुंदवी उस समय की सबसे सुंदर और बहुत ही बुद्धिमती महिला थी। उसके इस तरह समझाने पर राजकुमार थोड़ा संयमित हुआ। फिर अनिमोजी ने आत्मबल से भरी हुई अपनी बड़ी बहन को एकटक देखते हुए पूछा, तुम ही कहो, अपने बड़े भाई की जगह मैं राजा बनूं, क्या यह उचित है? कुंदवी देवी ने जवाब दिया, अभी तुम अपने पद पर अपने चचेरे भाई को सौंप दो। वैसे भी वह तुमसे बड़ा है। ऐसा करने से भविष्य में होने वाला खून खराबा टल जाएगा। तुम्हारे दुश्मन भी थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे और तब तुम भी बड़े होने के साथ साथ राजा बनने के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार
बड़ी बहन की बात मानते हुए उसने अपना राज सिंहासन उत्तमचोज को सौंप दिया। 15 वर्षों के बाद उत्तमचोज का तानाशाही शासन खत्म हुआ। तब तक शासन संबंधी बहुत से कार्यों से जुड़ जाने, बहुत से युद्धों का नेतृत्व कर लेने के बावजूद राजकुमार अनिमोजी अपने ही विचारों में खोया रहता था। उसे लगता था उसमें राजा बनने की योग्यता नहीं है। राज्याभिषेक होने ही वाला था कि उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी, क्या मैं अपने पुरखों की प्रतिष्ठा कायम रख पाऊंगा? कुंदवी ने हमेशा की तरह उसका साथ देते हुए कहा, अनिमोजी, राजमुकुट धारण करते समय मन में ऐसा विचार आना स्वाभाविक है, मगर याद रखो, तुम सुंदरचोज के वंशज हो। वैसे तुमने कई युद्ध जीतकर यह साबित भी कर दिया है कि तुमसे योग्य राजा और कोई नहीं हो सकता। राजकुमार अभी भी स्वयं को राजगद्दी के उपयुक्त नहीं समझ पा रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं। कुंदवी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अपने मन से सारी शंकाएं और दुविधाएं निकाल फेंको। जरा बीते हुए समय के बारे में याद करो, जब मैंने तुम्हें अपना अधिकार छोड़ने को कहा था, मगर आज मैं तुम्हें वही अधिकार ग्रहण करने के लिए कहती हूँ। तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए आज भी मुझ पर भरोसा रखो। अब तुम ही इस देश का भविष्य हो। 15 वर्ष पहले कही हुई अपनी बड़ी बहन की प्रत्येक बात अनिमोजी को आज तक याद थी। वह अपनी बहन पर अटूट विश्वास करता था। उसकी बहन भी हमेशा उसका ही पक्ष लेती थी। वह बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा वह अपनी बहन से ही सलाह लेता था और वही उसे बताती कि कब कौन सा कदम उठाना उचित रहेगा। संयोग से हर बार परिणाम भी अच्छा हुआ। कुंदवी अनिमोजी को बहुत मानती थी। इसी कारण अपने शादी के बाद भी उसने थांजवर के राजमहल को नहीं छोड़ा। पुरानी यादों में खोया हुआ अनिमोजी अपने महल लौट आया। आज ही उसका राज्याभिषेक होने वाला था। थोड़ी ही देर में राज्याभिषेक समारोह शुरू हो गया और पूरे सम्मान के साथ अनिमोजी को राजमुकुट पहनाया गया। राजा ने जब अपने बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा पर गौर किया तो उसने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अपनी बड़ी बहन का ही लगा। उसने महादेवन को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, हाँ महादेवन, मैंने सोच लिया है। मेरी बड़ी बहन कुंदवी का नाम प्रधानमंत्री के दीवारों पर उत्कीर्ण कर दो, वही इस सम्मान के योग्य है। प्रधान शिल्पी ने कहा, मगर महाराज, वहाँ तो बस राजाओं के नाम ही उत्कीर्ण किए जाते हैं। राजा ने जवाब दिया, हाँ महादेवन, मगर मैं चाहता हूँ उसका भी नाम वही उत्कीर्ण हो। वैसे भी वह राजा से बढ़कर है और यह भूमि भी बस उसी राजकुमारी की है। मैं चाहता हूँ उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, वीरता और उसके महान कार्यों को पूरी दुनिया जाने और मेरी तरफ से उस महान महिला को सम्मान दिए जाने के बाद ही ऐसा होना संभव हो सकेगा। इस प्रकार राजा चोज प्रथम ने महान राजाओं के साथ साथ प्रधान मंदिर की दीवार पर अपनी बहन का नाम उत्कीर्ण करवाकर उसका सम्मान बढ़ाया। यही नहीं, उसने उसे अपने सबसे विश्वासी सलाहकार भी स्वीकार किया। इस कारण उस महिला का नाम इतिहास में अमर हो गया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।